हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आसिफ खान, आपका फिजिक्स टीचर। और अभी तक के इस ऑनलाइन क्लासेस का मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा होगा। मैं उम्मीद शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि स्थितियां हमारे विपरीत हैं। हम एक दूसरे से जैसे पहले मिलते थे ऑफलाइन क्लासेस में, से नहीं मिल पा रहे हैं। आप भी अपने घर में बैठे हैं, फिर भी ये एक प्रयास है कि आपकी पढ़ाई चलती रहे और आप कुछ ना कुछ सीखते रहें अपने जिस क्लास में है उसके लिए। तो इस प्रयास तभी सफल होगा, ये प्रयास तभी सफल होगा जब आपकी भी भागीदारी इसमें पूरे मन से हो, 100% हो। और उसके लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसे आप बिल्कुल ही फॉलो करें। ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर आप ऑफलाइन क्लास में मेरे सामने हैं तो कहीं ना कहीं आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ डिसिप्लिन। तो सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये है कि जब भी आप इस यूट्यूब चैनल पे वीडियोस को देखें तो बहुत ही एक विद्यार्थी की तरीके से, एक स्टूडेंट के जैसे बैठे पूरी तैयारी के साथ। अक्सर ऐसा होता है ऑनलाइन क्लास में, पता लगा घर पे आप बैठे हैं, लोग आ जा रहे हैं, खिड़की से उनको भी देख रहे हैं, बीच में कुछ करके दूसरे टैब पे म्यूजिक भी बज रहा है। तो ऐसा मत करिए, पढ़ाई को बहुत ही सीरियसली करिए। और हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए ताकि इसका एक अच्छा रिजल्ट मिले। इससे पिछले मैंने क्लास में आपको बताया या नहीं बताया, तो आप सब जान लीजिए कि जो आपका सेशन है 2020-21 का, इसमें आपके सिलेबस को कट किया गया है। इसमें आपके सिलेबस को कट किया गया है 30%। और ये जो सिलेबस कट किया गया है, आप इसको एनालाइज करें। मैं इस पे एक वीडियो बना सकता हूं, लेकिन ये मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट है। आप सब इतने बड़े हैं कि आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? आपको सिर्फ इतना करना है, और मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि सीबीएसई अगर आप साइट पे जाएंगे या स्कूल ने भी शेयर किया है तो आपको वहां पे एक डिलीटेड पोर्शन मिलेगा और एक अपडेटेड पोर्शन मिलेगा। तो डिलीटेड पोर्शन वो है जिसमें चैप्टर वाइज जो टॉपिक सीबीएसई ने कट किए हैं वो आपको दिए हैं, और अपडेटेड पोर्शन वो है जहां पे हमें पढ़ना है। तो कोई चैप्टर एक्चुअली फिजिक्स में क्लास 12 में कट नहीं किया गया है। जो टॉपिक के बीच में कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक है या ओवरलैपिंग टॉपिक है। ओवरलैपिंग टॉपिक का मतलब ये है कि अगर मुझे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ाने हैं तो मुझे फोर्स पढ़ाना पड़ेगा। अब ये ओवरलैपिंग इसलिए है क्योंकि आप फोर्स तो क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, तो उसे मैं फिर क्लास 11 या 12 में पढ़ाऊं तो ये थोड़ा ही अजीब होता है। तो इसीलिए थ्योरेटिकल टॉपिक को सीबीएसई ने कट किया है, और हम सबके लिए बेहतर ही है क्योंकि समय कम बचेगा हमारे लिए जब भी स्कूल ओपन होते हैं। तो आपका पहला काम यही है कि आप एक पीडीएफ फॉर्मेट में अपने फोन में ही, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कंडीशन अच्छी नहीं है, तो पीडीएफ फॉर्मेट में अपने फोन में ही सिलेबस रखें। जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो देखें कि हाँ ये टॉपिक क्या सिलेबस में है या नहीं है। मे बी इट इज पॉसिबल जो मैंने अभी तक पढ़ाया हो उसमें से 1 या 2 टॉपिक कट किए गए होंगे, लेकिन वो आपके लिए वेस्ट नहीं है। हो सकता वो आपके बोर्ड में नहीं आएंगे, लेकिन आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करने जाते हैं तो वहां पे आपको यूजफुल होगा। तो उसका नोट जरूर बनाइएगा और पढ़िएगा। तो ये एक जरूरी बात थी। दूसरी बात ये है कि आप, जैसा मैंने कहा, सेल्फ डिसिप्लिन, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िए। फिर जब भी इंटरेक्शन क्लास होते हैं, डाउट क्लास होते हैं, तो आपको एक लिंक जाता है। इसका एक शेड्यूल है, आपके पास लिंक पहुंचता होगा, लेकिन उसका पर डे टाइमिंग 11:15 का है। हो सकता है कि मैथ का हो सकता है फिजिक्स का हो सकता है केमिस्ट्री का हो। तो जब आप इसे पढ़ें, कोई भी डाउट हो तो उसी समय कॉपी में उसे नोट कर लें। और जब भी हम डाउट के लिए इंटरेक्शन लाइव होते हैं तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले पढ़ें, और ये बहुत जरूरी है। तो चलिए, हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। चैप्टर 4 जो थी हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वो हम पढ़ रहे थे। और उसमें मैंने बायो-सैवर्ट लॉ, उसके एप्लीकेशन, सारी चीजें आपको बता दी। ये वीडियो अपलोडेड है, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं। अब इसी बायो-सैवर्ट लॉ का एक एप्लीकेशन और है जिसे आज हम पढ़ेंगे, जिसका डेरिवेशन करेंगे। और आप मेरे साथ साथ करते रहें, कॉपी पेन लेके बैठे, मेरे साथ आप करते रहें ताकि आप स्टेप को समझ सकें। तो हमारा आज का क्लास 12 का जो टॉपिक है वो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे जब मैंने एमएफ लिखा तो एमएफ का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट
कैरिंग सर्कुलर लूप, ये हमारा आज का टॉपिक है। यानी कि हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एक सर्कुलर लूप का जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब व्हाट इज सर्कुलर लूप, मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो सर्कुलर लूप ये है कि जैसे अभी तक हमने जो बायो सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन में किया, वो मैंने बताया आपको कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, और उसको हमने बायो सेवर्ट लॉ की हेल्प से फाइंड किया। तो ये देख लीजिए, ये मेरे पास एक वायर है और ये वायर को आप मान सकते हैं वही बायो सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन। तो ये वायर जो देख रहे हैं आप बीच में वाइट, इस पे इंसुलेशन है। आप इंसुलेशन समझते होंगे कि अक्सर हम कोई भी इंसुलेटर मटेरियल लाइक रबर या थ्रेड से उसको लपेट देते हैं, तो हमने इस पे कवर किया हुआ है, ये वायर है। तो अगर ये वायर ऐसा होता जैसा कि पिछले केस में किया और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो आप जानते हो इस चैप्टर से कि इस वायर के सराउंड में यानी इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसे हमने बायो सेवर्ट लॉ के पहले एप्लीकेशन में किया। अब मैंने यहां पे क्या लिखा है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो क्या मतलब है कि अब जो वायर आपका ऐसा था, मैं उसे घुमा के ये ऐसे गोल क्या बना दूंगा, एक सर्किल बना दूंगा। आई बात समझ में? तो ये हो गया सर्कुलर लूप। अब ये सर्कुलर लूप जो है, इस सर्कुलर लूप के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। समझ रहे हैं आप? जो अभी तक वायर ऐसे था और उससे एक पॉइंट P पर जो कि एंगल थीटा और डिस्टेंस r पे था, हमने बायो सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकाला। अब उसी वायर को मैं क्या करूंगा, एक सर्कुलर लूप बना दूंगा, यानी सर्किल का फॉर्मेशन दे दूंगा, और फिर उसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। समझ गए बच्चों? तो चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे ले लूंगा एक सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r। तो ये आपको दिख रहा है सर्कुलर लूप, ठीक है, परफेक्ट सर्कल बना है, ठीक है। तो ये सर्कुलर लूप है और इस सर्कुलर लूप का मैंने कहा कि रेडियस है r, कैपिटल R लेंगे। तो ये इसका सेंटर है r, सॉरी ये इसका सेंटर है O, और ये इसका कुछ रेडियस हो गया r। अब इस सर्कुलर लूप में करंट I फ्लो हो रहा है कुछ ऐसे। तो जब करंट I कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। ये कैसी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हमने देखा कि ये सर्कुलर लूप जो है, जिसका सेंटर O है और रेडियस R है, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आप बायो सेवर्ट लॉ से जानते हो, क्या जानते हो कि अगर कोई वायर है, एक बड़ा वायर है, लार्ज वायर है, तो उस लार्ज वायर को मैं डिवाइड कर सकता हूं छोटे छोटे एलिमेंट में, जिसे आपकी बुक में लिखा गया होगा इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट। तो अगर ये वायर जो है, इसका मैं लेंथ ले लूं L, जैसा कि हम पहले लेते थे बायो सेवर्ट लॉ में, वही चीज करनी है, मतलब स्टेप वही है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसका वायर का लेंथ L है, तो मैं इसे एक एलिमेंट में डिवाइड करूंगा। तो यहां पर मैंने ये एक एलिमेंट ले लिया। एलिमेंट का मतलब क्या है कि ये वायर बना किससे है, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट से, क्योंकि इन्हीं तुम एलिमेंट्स को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, वायर, और उसी वायर से क्या बना हुआ, सर्कुलर लूप। और बायो सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि उसी एलिमेंट से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फिर पूरे के लिए क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, ये स्टेप आपको याद होना चाहिए। फिजिक्स रटने की चीज नहीं है, फिजिक्स को मैथ से कॉन्सेप्ट के साथ मिलाओ, बहुत आसान है। ठीक है, तो जो मैंने बताया वही है। तो मैंने यहां पे क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया CD। यहां पे मैंने एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लिया CD, और इस स्मॉल एलिमेंट को मैं कह सकता हूं DL। क्या कह सकता हूं मैं, DL। तो अब यहां पर मैं अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ मैं क्या करूंगा, बायो सेवर्ट लॉ का यूज करते हुए, ठीक है, फ्रॉम बायो सेवर्ट लॉ, मैं बायो सेवर्ट लॉ का यूज करते हुए क्या करूंगा, मैं इस DL के वजह से फाइंड करूंगा मैग्नेटिक फील्ड DB, और वो कहां पर, एट O पर, यानी कि उसके सेंटर पर। तो ये जो DL है, इस DL के वजह से
इस पॉइंट O पर जो मैग्नेटिक फील्ड dB जनरेट होगा उसे ही हमें फाइंड करना है। तो आप जानते हो बायो सेवर्ट लॉ से क्या हो जाएगा, बायो सेवर्ट लॉ से इसकी वैल्यू हो जाएगी dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब ये कोई मंत्र नहीं पढ़ा गुरुदेव ने कि कोई मंत्र पढ़ा है, कहां से आ गया? तो कहां से आ गया ये पिछले टॉपिक से आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने बायो सेवर्ट लॉ का रिजल्ट लिखा है इन द मैग्नीट्यूड फॉर्म, जहां पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट है, I क्या है, इस सर्कुलर लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है, dl क्या है, इसका एक एलिमेंट है, थीटा क्या है, इस dl और इस पॉइंट के बीच का एंगल है, यानी ये एंगल है, और r क्या है, इसका रेडियस। समझ रहे हैं? तो इसीलिए मैंने कहा कि जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना आपको याद होना चाहिए, अगर आप भूलते हो तो गड़बड़ बात है। ठीक है, तो हम पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। अब जरा देखिए, इसे आप ले लीजिए इक्वेशन 1। अब जरा देखिए कि यहां पे जो एंगल थीटा बन रहा है, तो ये जो एंगल थीटा है बिटवीन BL एंड R, उसकी वैल्यू क्या होगी? साफ साफ दिख रहा है कि इसकी वैल्यू है 90 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। तो आप जानते हो कि क्या करेंगे हम, जब थीटा की वैल्यू यहां 90 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी वो कंडीशन स्पेशल केस का जहां पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो इसलिए अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर। इसे हम ले लेंगे इक्वेशन सेकंड। स्टूडेंट इसे आप साथ साथ करते चलेंगे, साथ साथ नोट करते चलेंगे। मैंने सबसे पहले क्या किया, बायो सेवर्ट लॉ से जो रिजल्ट है मैंने वो लिखा, उसके बाद जो dl और r के बीच का ये एंगल है, मतलब ये एंगल जो 90 डिग्री है, उसे पुट कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड dB क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखो और बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है dB, ये केवल इस स्मॉल एलिमेंट के लिए है। ये क्या है, ये केवल इस स्मॉल एलिमेंट dl के लिए है। टॉपिक क्या है, टॉपिक है कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो पूरे सर्कुलर लूप के लिए। तो क्या सर्कुलर लूप केवल इतने से एलिमेंट से बन जाता है? नहीं। तो एलिमेंट क्या है, ऐसे बहुत सारे ऐसे dl एलिमेंट है। तो जब सारे एलिमेंट से तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो क्या, और उनको जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा एट सेंटर O। अब मैं आपको बता चुका हूं एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स में कि अगर हम एक एलिमेंट dB पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं तो उसके लिए बाकी सबके लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। यानी अगर मैं इस dB का इंटीग्रेशन कर दूं तो इस पूरे वायर के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो एक एलिमेंट के लिए ये है, लेकिन टोटल वायर के लिए क्या करेंगे हम, इस dB का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। और अब मैं वही करने जा रहा हूं और आप भी साथ साथ करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो मैं कुछ स्टेप्स ऊपर के क्लीन करने वाला हूं, ध्यान दीजिए, साथ साथ करिए आप भी। अब आपको इस टॉपिक की जरूरत नहीं है कि मैं जो लिखाऊंगी ऊपर लिखा हुआ है या आप नोट कर चुके होंगे। तो अब देखिए, अब आप लिख सकते हो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट O, और रिजल्टेंट ना कह करके मैं टोटल भी कह सकता हूं। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B, और ये होगा इंटीग्रेशन किसका, इस dB का, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dB। तो आप इस dB की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड से आप पुट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर, ये आपको मिला। अब इसकी भी हमको जरूरत नहीं। अब देखिए क्या है, आपको पता है कि जो भी चीजें कांस्टेंट होती हैं वो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन साइन के बाहर आ जाती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड भी देखिए क्या कांस्टेंट है,
ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है और रेडियस आर भी कांस्टेंट है, यानी ये पूरा का पूरा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, और ये आई अपॉन आर स्क्वायर, देखिए म्यू नॉट आई और 4 पाई आर स्क्वायर, ये पूरा बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, और अंदर केवल क्या बचा, dl, यानी मुझे dl का इंटीग्रेशन करना है। अब यहीं पे आपको बुद्धि लगानी है कि इस dl की वैल्यू क्या होगी, है ना बेटा, चल बोल क्या होगा dl का वैल्यू। तो बेटा बोलने से पहले मन की आंखें खोल और देखो कि क्या होगा। मैंने कहा था कि ये वायर है, वायर का लेंथ है L और इसका एक स्मॉल एलिमेंट है dl। तो जब वायर ऐसे था तो इसका जो स्पेशल केस है याद करो, मैंने उसको इंटीग्रेशन करने के लिए लिमिट लिया था इसके अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट से, लेकिन अभी इसका अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट क्या है, एक पॉइंट पे मिला हुआ है यानी सर्कुलर है। तो जब इसका सर्कुलर पॉइंट है तो कोई इनिशियल और फाइनल लिमिट की जैसा हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, बहुत सिंपल बता रहा हूं, बस समझने की कोशिश करें कि अभी तक जो अपर लिमिट लोअर लिमिट था वो कुछ है नहीं पेसिफिक जैसा। इसमें क्या किया, दोनों पॉइंट जब मिले हुए हैं तो इसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि सर्कुलर का ही डिफिनेशन है, कोई एंड ना हो। तो अब देखो जरा, अगर ये एक एलिमेंट dl से मैंने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, ये एलिमेंट dl से मैंने यहां मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तो जब मैं सारे dl जोड़ते जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखने वाले देख लिए क्योंकि मैंने उंगली से दिखा दिया। क्या मिलेगा, इस पूरे dl का जब इंटीग्रेशन करोगे यानी इस पूरे dl को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, यानी इस dl की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 2 पाई r। और यही बेटा साइंस है, बाकी सब सोशल साइंस है, समझ गए, यही साइंस है, बाकी सब सोशल साइंस है। तो यहां पे dl की वैल्यू क्या हो गई, 2 पाई r। क्यों, क्योंकि जब उसे हम जोड़ते जाएंगे तो मुझे सरकमफ्रेंस मिलेगा, तो इसे हम पुट कर देते हैं। तो B यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड B म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई 2 पाई आर। इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो ये r से एक r कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो इस हिसाब से आपका मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया म्यू नॉट आई और नीचे क्या बचा 2r। तो ये हमारा आ गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। ठीक है, तो ये B हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये मैंने आपको फाइंड कर दिया टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो जो मैंने ये फाइंड किया ये है इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड, और अब मुझे क्या फाइंड करना है इसका डायरेक्शन। तो इसके डायरेक्शन को फाइंड करने के दो रूल हैं, एक है राइट हैंड थंब रूल और एक है स्क्रू रूल। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर ये स्क्रू रूल है तो आप जानते हो कि जिस डायरेक्शन में स्क्रू एडवांस करेगा, एडवांस मतलब जाएगा, वो डायरेक्शन किसकी होगी, करंट की, या कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में ये स्क्रू घूमेगा वो डायरेक्शन किसकी होगी, करंट की, और जिस डायरेक्शन में ये स्क्रू अंदर जाएगा तो ये चीज उसे क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहां देखो अगर मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो क्या है, डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज। तो इसको कहां घुमाओगे, क्लॉकवाइज। तो ये जो मैं घुमा रहा हूं ऐसे क्लॉकवाइज, ये किसकी डायरेक्शन हो गई, ये हो गई करंट की डायरेक्शन। लेकिन देखो मैं क्या कर रहा हूं, पेचकस को खोल रहा हूं कि बंद कर रहा हूं, पेच को बंद कर रहा हूं, अंदर कस रहा हूं, तो ये आपका कहां जाएगा, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, अंदर की तरफ इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, और उसे मैं क्या करूंगा, क्रॉस से डिनोट करूंगा। देखिए इसलिए आपकी बुक में यहां पर ऐसा पॉइंट पे क्रॉस भी बना हुआ है। आई बात समझ में। तो अब कोई मैग्नेटिक
कोई मैग्नेट है अगर, तो ये मैंने डायरेक्शन बता दिया। दूसरी बात क्या है कि अगर कोई मैग्नेट है तो उस मैग्नेट में दो पोल भी होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो आप इस वायर को देख के, जो सर्कुलर लूप है, और इसके डायरेक्शन को देख के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप बता सकते हो कि ऊपर ये कौन सा इसका पोल आएगा, नॉर्थ पोल आएगा कि साउथ पोल आएगा। और इसे आप क्लास चलने पढ़ चुके हो एज अ क्लॉक फेस रूल। तो देखिए बता दे रहा हूं ये क्या है कि अगर ये सर्कुलर लूप है और इस सर्कुलर लूप में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ करंट है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा, ये आपको दिखाई पड़ेगा नॉर्थ पोल। जो मैंने बनाया है ये एल शेप में है, तो ये कौन सा हो गया, नॉर्थ पोल। लेकिन अगर यही चीज ये सर्कुलर लूप है और डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ ऐसा है, तो अब जो आपको दिखाई पड़ेगा वो कुछ ऐसा है, यानी कौन सा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा होगा, ये ऊपर का फेज जो आपको दिख रहा है ये हो जाएगा नॉर्थ पोल मैग्नेट का। और अगर ये ऊपर आपको देखने पे कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो कौन सा पोल हो जाएगा मैग्नेट का, साउथ पोल। तो इस कंडीशन में आप बता सकते हो, जो हमने केस दिया है इसमें मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, ऊपर साउथ की डायरेक्शन का है। आई बात समझ में। तो ये जो मैंने लास्ट में जो चीजें बोली, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने का तरीका। और ज्यादा मैं इस पर डिटेल में नहीं आ रहा हूं, क्योंकि मैं पिछले केस में भी और क्लास 10 में भी आप पढ़ चुके हो कि राइट हैंड थंब रूल से कहां जाएगा। अब देखिए यार, अगर राइट हैंड थंब रूल से करें तो ये जिस डायरेक्शन में हम फिंगर को कर्व करते हैं, वो फिंगर बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, और ये थंब क्या बताता है, ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को। तो देखो फिंगर को कहां कर्व करना है, क्लॉकवाइज। देखिए क्या है, इस तरफ है ना, तो कहां कर्व कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो यह अंगूठा कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, तो ये ऐसा हो गया। अब इसका उल्टा भी है, ऐसे करें, ठीक है। तो अगर इधर करें तो कहां जाएगा, बाहर की तरफ, तो उसको भी निकाल सकते हैं। तो ये क्लॉक फेस रूल, राइट हैंड थंब रूल और रूल सब आप जानते हो, फिर से मैंने रिपीट कर दिया है। तो ये आपका ये चीज हो गया। इसमें एक लास्ट बात ये है कि अगर ये जो लूप है ये केवल एक राउंड ना ऐसे हो करके इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब यहां से आकर के फिर ये घूम जाए और ऐसे क्वाइल के जैसा हो जाए, तो क्वाइल में हो सकता है कि 1 टर्न हो, 2 टर्न हो, 3 टर्न हो, 4 टर्न हो, 5 टर्न हो, ऐसे n टर्न हो सकता है। तो इसी का लास्ट केस ये है कि अगर इस क्वाइल में हो जाए n टर्न्स, यानी ये कई बार ऐसे घुमा हुआ हो, तो जब ये n टर्न्स हो जाएगा तो इसका जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, जो उसका सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कहा मैंने कि अगर इसमें n टर्न्स हैं तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा, जो उसका सरकमफ्रेंस है उसी में टर्न्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 पाई आर n। तो इस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जो आपका आया था वैल्यू μ0/4 पाई इंटू, क्या कर देंगे यहां पे आ जाएगा 2 पाई NI अपॉन आर। देखिएगा मैं पिछले क्वेश्चन कर रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लें, बस ये हमारा इतना आ गया। चाहो तो 4 बाय 4 बाय कैंसिल कर दो बस। तो ये हमारा हो गया केस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। क्या किया मैंने वो आपको पता होना चाहिए, और वो ये चीज आपका प्रिपेयर मतलब कैसे होगा, तैयार कैसे होगा। पहले तो आप दिमाग में बताइए कि सर स्टेप क्या क्या कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मतलब क्या टेक लेट क्या है, फिर स्टेप क्या है कि एक एलिमेंट लिया, एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया, टोटल इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने में लेंथ का इंटीग्रेशन क्या हुआ, फिर हाँ डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन फाइंड करने के बाद उसके क्या क्या रूल हैं और उसको अप्लाई करना। इतना करिए, लेकिन विद पेन और पेपर। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार ये आपके लिए आसान होगा, और जब आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे तो आई गारंटी कि आप एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसके आगे हम शुरू करते हैं।